स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2023 में ठीक है 22 मार्च को दोस्तों हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों टोटल हम लोग जो 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को सोल्व करने वाले। ठीक है, जो आपके दोस्तों 22 मार्च के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बन रहेगा। और आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाला 22 मार्च के हिंदी के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बन रहेगा दोस्तों। और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप सोशल साइंस में जिस तरह से तहलका मचाए उसी तरह से दोस्तों हिंदी में तहलका मचा के आइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो बोर्ड एग्जाम है ठीक है खंड कार रहेगा हिंदी में दोस्तों। सबसे पहले आपको जो है खंड कार रहेगा ठीक है 22 मार्च को हिंदी का पेपर दीजिएगा। सबसे पहले खंड कार रहेगा दोस्तों। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि सभी दोस्तों आपका 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन खंड का में दोस्तों एक गद्यांश से सबसे पहले दोस्तों इसको पढ़ के आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है दोस्तों। कुछ प्रश्न बोले तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, सेम इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलना है। ठीक है, देखिए कहता प्रश्न क्या यानी कि गद्यांश कहता दोस्तों कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना। ठीक है, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर ठीक है अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरे पर आश्रित होने या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन का कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्ति को एकदम हीन और बौना कर देता है। ठीक है, और इनके उद्देश्य पर दोस्तों नाचने की बाध्यता और विवश जो रहा करती है और उनकी अपनी इच्छा अनुसार पर भी उसका कोई मूल और महत्व नहीं रहता। ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति को ही क्या करता है सही अर्थों में दोस्तों जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में क्या निरही पशु और कीड़े मकोड़े की तरह दोस्तों अधिक महत्व नहीं रखता है। कहने का मतलब दोस्तों आपका जो गद्यांश दिया गया इसका गद्यांश को हम लोग शॉर्ट मीनिंग निकाले दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा दे दोस्तों ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में समझने में आसान हो। ठीक है, स्वावलंबन है दोस्तों, इसमें आपको कहता है कि अगर आप काम अच्छी तरह से करेंगे, जिस तरह से दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं तो ये तो दोस्तों आपका रिजल्ट बताएगा कि आप जो किस प्रकार से मेहनत किए। वही दोस्तों यहाँ पर बात है कि व्यक्ति जो अपना अच्छा आत्मनिर्भर जो व्यक्ति है ये जीवन के हर एक दुखों को सहकर दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत कर रात 12 बजे तक 1 बजे तक जाकर आपको मेहनत करना है ताकि दोस्तों आने वाला रिजल्ट आपको बेहतर और प्रदर्शन से साथ साथ गांव और सीना आपको चौड़ा से ऊंचा हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या था दोस्तों स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों हम लोग देखिए कि स्वावलंबन का जो अर्थ या अपना आश्रय या अपना सहारा खुद बनना। ठीक है, तो क्या है अपना सहारा खुद बनना। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका बी होगा। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर का था दोस्तों परावलंबी कैसे लोग होते हैं। दोस्तों परावलंबी व्यक्ति कैसे लोग होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो परावलंबी व्यक्ति कैसे लोग होते हैं तो पारा दोस्तों जो लंबी है व्यक्ति है ये दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक है, दूसरों पर आश्रित होता है। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ए दिख रहा है, दूसरों पर आश्रित होता है यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 3 नंबर का था दोस्तों प्रश्न परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो परावलंबी दोस्तों कैसे लोग होते हैं तो दूसरे पर आश्रित लोग होते हैं। और ये दोस्तों किसके अधीन बन जाता है तो जो दूसरा पर आश्रित होता है उसी के अधीन बन जाता है, यानी कि जो आश्रय देता है उसी का अधीन बन जाता है। ठीक है, आश्रय देने वाले लोगों के अधीन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर कहता है दोस्तों कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है। तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व दोस्तों कौन समझता है। जो लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करके जितना भी दोस्तों उनको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व दोस्तों कौन समझता है तो ये आपका कौन समझता है आत्मनिर्भर व्यक्ति समझता है। ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति यानी ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको एक गद्यांश रहेगा छोटका दोस्तों खंड का में जिसमें दोस्तों आपको जो गद्यांश में पढ़कर 4 नंबर पक्का करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों छोटका आ गया गद्यांश यहाँ पर काव्यांश। ठीक है, काव्यांश में भी दोस्तों आपको 4 गो प्रश्न देगा यानी कि गद्यांश और ठीक है काव्यांश दोस्तों आपको 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का करना है। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित काव्यांश को सही पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कहता पूर्व चलने वालों के बोटो ही ठीक है बाट की पहचान कर ले पुस्तकों में नहीं छपी गई इसकी कहानी
हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, और अनगिनत राही रह गए उस राह में उनका पथ क्या, पर गए जो कुछ, ठीक है, कुछ लोग इसे इस पर छोर पैरों के निशाने। तो ये दोस्तों पूर्व चलने की बात की बटोही से आपका जो छोटका सा काव्यांश है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ये आपका काव्यांश था, ठीक है। देखिए इसका द्वार प्रश्न यानी 5 नंबर का था दोस्तों कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाहते हैं। तो दोस्तों पूर्व चलने की बटोही, तो यह क्या हो रहा है, यानी कि जीवन की राह के बारे में बता रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ठीक है, जीवन की निर्वाह के बारे में बता रहा है। 6 नंबर का दोस्तों बाटोही का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों बाटोही का अर्थ क्या होता है, क्या पित्तल, क्या बाटलोही, क्या राही, क्या राह। तो दोस्तों बाटलोही का जो अर्थ होता है बाटोही का, ये आपका होता है राही। राही बोले या दोस्तों राहगीर बोले, दोनों का बात यानी कि सेम में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर कहता है कि राही की कहानी कहाँ नहीं छपी जाती। तो दोस्तों हम लोग पढ़े कि राही का जो कहानी है पुस्तकों में नहीं छपा जाता, ठीक है, यानी ऑप्शन दोस्तों इसका ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि राह पर कितने लोगों के पैरों के निशाने हैं। तो राह पर दोस्तों अनगिनत पैरों के निशाने हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब जितना भी प्रश्न है दोस्तों आप सभी का खंड कहा से प्रश्न है, खंड कहा में दोस्तों टोटल का टोटल प्रश्न है वैवाहिक व्याकरण, नहीं कि दोस्तों टोटल का टोटल प्रश्न आपका व्याकरण पर आधारित है, ठीक है। तो प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा, जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को दनादन लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेल नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर, क्या कहता कि प्रेरणात्मक क्रिया हमेशा होती है। तो प्रेरणात्मक क्रिया दोस्तों हमेशा क्या होता है, क्या सकर्मक क्रिया, क्या आकर्मक क्रिया, क्या एकाकर्मक क्रिया, क्या द्विकर्मक क्रिया। तो प्रेरणात्मक क्रिया दोस्तों ये हमेशा सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है, नो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 10 नंबर का था दोस्तों किस विषय में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सा विषय में दोस्तों द्विकर्मक का प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, क्या माँ बच्चे को पानी पिलवाती है, क्या माँ बच्चे को आम और केले खिलवाती है, क्या माँ बच्चे आम और केले खाते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माँ बच्चे को आम खरीद कर खिलवाती है। तो द्विकर्मक प्रयोग कहाँ नहीं हुआ, बाकी दोस्तों ऑप्शन बी सी डी द्विकर्मक का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए में द्विकर्मक का प्रयोग नहीं हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 11 नंबर, ठीक है, क्या कहता है निम्नलिखित में से, ठीक है, सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बोलता है सकर्मक अकर्मक क्रिया, ठीक है, निम्न में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में। अकर्मक दोस्तों जिसमें अगर कर्म खोजेगा कर्म नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि गाय घास खाती है, क्या घास क्या खाती है, तो घास खाती है। रानी गाना लिखती है, क्या लिखती है, गाना गाती है, ठीक है। और राजू पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। यानी दोस्तों यहाँ पर घास, यहाँ पर गाना और पत्र है, ये दोस्तों यहाँ पर कर्म मिल रहा है, लेकिन अगर सी नंबर चेकआउट कीजिए कि बच्चा रोता है तो कैसे रोता है, क्यों रोता है, नहीं बता है। तो ये यहाँ कर्म नहीं है, कर्म नहीं है कहने का मतलब क्या, ये जो वाक्य है ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो उषा दोस्तों क्या उड़ाती है, पतंग उड़ाती है, तो इस वाक्य में क्रियापद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्रियापद क्या होता है, लास्ट से जो आपका रहता है शब्द इसी को होता है, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है काम, तो उड़ाने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी उड़ाती है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ाती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों प्रश्न करता है उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, उन्होंने जलेबियां बांटी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कर्ती वाच्य है, क्या कर्म वाच्य है, क्या आकृति वाच्य है, क्या भाव वाच्य है। तो दोस्तों उन्होंने जलेबियां बांटी, इसका जो राइट आंसर होगा कर्म वाच्य का उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों जिस आधार में जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है दोस्तों या लुप्त होता है उसको हम लोग आकृति वाच्य कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 कहता है अब आप कुर्सी पर बैठिए, या किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अब दोस्तों आप कुर्सी पर बैठिए, ये किस वाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों क्या कर्ती वाच्य है, क्या यहाँ पर आकृति वाच्य, क्या भाववाच्य, क्या कर्मक वाच्य। तो दोस्तों आप कुर्सी पर बैठ जाइए, यहाँ पर भाव वाच्य होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी भाव वाच्य, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, यानी कि सी है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर बढ़ते हैं, क्या कहता है 16 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है, प्रतिदिन दोस्तों कौन सा समास है। तो ये दोस्तों अव्ययभाव समास है, प्रतिदिन अव्ययभाव समास है। और आजीवन दोस्तों कौन सा समास है नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, आजीवन कौन सा समास है नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से।
17 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, जिस समास का पहला पद संख्यात्मक विशेषण होता है उसे समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? तो जिस समास का पहला पद संख्यात्मक विशेषण होता है दोस्तों उसको हम लोग जैसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि कर का एक अर्थ होता है टैक्स और दूसरा अर्थ क्या होता है? तो कर का दोस्तों एक तो अर्थ है आपका टैक्स दे दिया, तो दूसरा अर्थ दोस्तों इसका हाथ हो जाएगा, ठीक है, हाथ बोला या हथेली बोले, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर का था दोस्तों, वह धीरे धीरे चलता है, वो यहाँ पर रेखांकित कर दिया गया है, तो रेखांकित पद है। अब एक किसका उदाहरण है? तो वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चलती है तो छमकमक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए 20 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि डैश चुप हो जाओ, उचित अव्यय से रिक्त स्थानों को भरिए। डैश चुप हो जाओ, तो यहाँ पर क्या भरिएगा? अब तुम चुप हो जाओ, यानी अब चुप हो जाओ जी, अब कितना बोलोगे जी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो जो परिश्रम करेगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक और सेंटेंस है कि वह अवश्य सफल होगा। तो जो परिश्रम करेगा, अगर आप 22 मार्च हिंदी के पेपर में जिस तरह से दोस्तों 20 मार्च में 40 में दोस्तों यहाँ पर बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर 40 में 40 भी सही करके आए, किसी का दोस्तों 39 है, किसी का 38 है। अगर इस प्रकार से दोस्तों पढ़ाई करते तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों रिजल्ट, बहुत अच्छा तगड़ा रिजल्ट बनने वाला है। इसी तरह से पढ़ाई मेहनत कीजिए दोस्तों, और जो लाइक नहीं किया, ठीक है, तो आज का ये वीडियो को दोस्तों शानदार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जितना भी दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य का यह उदाहरण, ठीक है, वह जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो व्याकरण का जो प्रश्न है ये समाप्त हुआ, ठीक है, व्याकरण का प्रश्न आपका समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका खंड गा है, तो खंड गा में दोस्तों जितना भी प्रश्न है, प्रश्न आपका पाठ्य पुस्तक से है, यानी कि आप जितना भी प्रश्न दोस्तों आपका वो का प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले एक छोटा सा गद्यांश दिया गया, उसको पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना। कहता है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उसका उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा, हमारा इकलौता बेटा था, वह कुछ सौदा सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। तो दोस्तों प्रश्न करता है, तो ये तो आप जानते होंगे कि बुक का प्रश्न है, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो जिस दिन बाल गोविंद का बेटा मारा, तो उस दिन उनकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया? तो जिस दिन दोस्तों उनका बेटा मारा था उस दिन उसका चरम उत्कर्ष देखा गया था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, चरम उत्कर्ष देखा गया था, ठीक है। 23 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? अभी हम लोग पढ़े कि बाल गोविंद का जो भगत का जो बेटा था ये सुस्त और बोधा सा था, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों एक और आपका छोटका सा गद्यांश, ठीक है, कहता है मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, नम आंखों से गिरने से आई फैलने हैं, इस तरह से हमारे बीच से चले गए जो हमें सबसे पहले, ठीक है, हमसे सबसे पहले अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा हो और सबसे अलग हो सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता खड़ा था। तो ये दोस्तों आपका जो प्रश्न पूछता है इसके अनुसार 24 नंबर, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना, इसका कथन का सत्य क्या? नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना, इसका अर्थ है क्या? तो इसका अर्थ दोस्तों क्या है? तो इसका जो अर्थ है रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना, ठीक है, रोने वाले संख्या का अनुमान नहीं हो पाना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना कहा है? तो दोस्तों यहाँ तो बताया गया नहीं है, लेकिन आपका दिव्य चमक करुणा से दोस्तों आपका जो लिया गया है, तो इसे आपको पता होगा, यानी फादर कामिल बुल्की इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट छोटका सा काव्यांश दोस्तों कहता है कि बादल गरजो घेर घेर गगन धराधर और ललित ललित काले घुंघराले वाले कल्पना से पाले। ये दोस्तों आपका बुक का ही काव्यांश दोस्तों, इसे घबराना नहीं है। चलिए हम इसका जो प्रश्न उत्तर की ओर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों और भी काव्यांश था, ठीक है, कहता है कि विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। चलिए बादल गरजो फिर भर दो, कहता है प्रश्न संख्या 26, आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो मेरी दृष्टि में दोस्तों जो बादल है ये पौरुष और क्रांति का प्रतीक हो सकता है, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है ये सही जगह,
27 का था दोस्तों विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है, का क्या विद्युत छवि उर में दोस्तों इसका क्या तात्पर्य है। इसका जो तात्पर्य है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। ठीक है, बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों इसका है ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों कहता है फिर से छोटका तो दोस्तों का काव्यांश दिया गया, कहता नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भोली काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, फसल कविता से लिया गया। तो कहता प्रश्न संख्या 28 दोस्तों की फसल किसका जादू है। तो फसल दोस्तों ये नदियों के पानी का जादू है, नदियों के पानी का जादू है, वह नदियों के पानी, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से। 29 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि फसल किसका गुणधर्म है। तो दोस्तों फसल किसका गुणधर्म है आपको बताना है। तो फसल दोस्तों ये किसका गुणधर्म है, तो भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म यानी कि मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां से अब आपका जो प्रश्न जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें से नहीं किसी भी प्रकार का दोस्तों आपका गद्यांश या ना ही किसी भी प्रकार का काव्यांश रहेगा। सिर्फ दोस्तों एगो प्रश्न रहेगा, 4 गो विकल्प रहेगा, उसी में से एगो आपको सही करना है। ठीक है, कहता है 30 नंबर की दंतुरिक का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दंतुरिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो नए नए दांत होता है। ठीक है, बच्चे के नए नए दांत को ही हम लोग दंतुरित का शाब्दिक अर्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों फसल कविता के कवि का क्या नाम है। तो फसल जो कविता दोस्तों इनके कवि का क्या नाम है, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या मंगलेश्वर डावालाल, क्या नागार्जुन, क्या ऋतुराज संगम। दोस्तों में आपका जो है यहाँ पर काव्य और कविता से लेकर, ठीक है, जितना भी कवि है, कविता है, लेखक है, उनका दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर उसको देख के जाते हो दोस्तों बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा उसी से प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो हो जाएगा नागार्जुन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है दोस्तों कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो धुंधला प्रकाश दोस्तों अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। अस्पष्ट सुख का क्या है, तो प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न संख्या 33 कहता है कि तार सप्तक किसे कहा गया है। तो तार सप्तक दोस्तों सरगम के ऊंचे स्वर को कहा गया है, सरगम के ऊंचे स्वर का तार सप्तक कहा गया है। ठीक है, चलिए 24 यानी कि 34 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों जो लाइक नहीं किया तो वो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जहां भी दोस्तों उनको व्हाट्सएप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा दोस्तों, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। कहता है दोस्तों कि परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है, क्या श्री राम को कहा है, श्री राम या किस यहाँ पर विश्वामित्र को, क्या लक्ष्मण को, क्या सीता को। तो परशुराम दोस्तों यहाँ पर सूर्यवंश का कलंक है, लक्ष्मण को कहा है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 36 नंबर कहता है जॉर्ज पंचम की नाक लाट में, ठीक है, लाट में लेखक कौन है दोस्तों। तो जॉर्ज पंचम की नाम के जो लाट का जो लेखक है दोस्तों, पाठ का, ठीक है, पाठ का लेखक का नाम क्या है, तो कामलेश्वर है। ठीक है, कामलेश्वर इसका राइट आंसर। ठीक है, कामलेश्वर। चलिए 37 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों लेखिका ने, ठीक है, गैंगटोक को किन शहरों का शहर बताया है। तो दोस्तों ये आपका मेहनतकश बादशाहों का क्या बताया है, तो शहर बताया है। ठीक है, चलिए अब 38 नंबर का प्रश्न दोस्तों नेताजी की मूर्ति पर बार बार क्या बदल दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो लाइक करने क्या वो वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, और इसका जवाब सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, क्या इसका टोपी बदल दिया जाता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, क्या चश्मा, क्या छड़ी, क्या कपड़ा, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर का था दोस्तों लेखक के दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। तो दोस्तों लेखक की दृष्टि में जो खीरा ये मामूली लोगों के वर्ग के प्रतीक है। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव का जल्दी से क्वेश्चंस लेकर आने वाले। ठीक है, देखिए फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों फादर कामिल बुल्के आपके बेल्जियम के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बेल्जियम के रहने वाले थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्टिव प्रश्न को जल्दी से ही सॉल्व करने वाले हैं।